सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है गाइस, प्राकृतिक संपदा, और लेक्चर नंबर है 1। इससे पहले अगर मैं बात करूं भाई, इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था एंड कौन सा चैप्टर था, तो बेटा हम बीमार क्यों होते हैं चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो चैप्टर, है ना। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था भाई, उस चैप्टर को कंप्लीट किया था। ओके एंड सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत मजे से, है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक थे सारे। अब ये चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा है ना, प्राकृतिक संपदा, लेक्चर नंबर्स का 1 ही है, क्योंकि आज ही तो स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देती हूँ, स्टार्ट करने से पहले क्या बताना है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई ये जो चैप्टर है प्राकृतिक, समझ आ रहा है, प्राकृतिक यानी कि भाई आपका आसपास के पेड़ पौधे, यानी कि जो पर्यावरण है, ठीक है, नहीं जो प्रकृति में। पहले संपदा, भाई हमारा घर होता है, हम क्या जमाते हैं वहां पे, हक जमाते हैं कि भाई हमारा घर है, ठीक है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में पहले से है, तो भाई वो उनकी संपदा हुई ना। तो यहीं पे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आप सबको क्या करती हूँ बेटा, यहाँ पे नोट्स अच्छे से प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं होते हैं वो अपना उन नोट्स को पढ़ के लिख सके, पूरा कर सके, है ना। तो बहुत अच्छे से अपने नोट्स ना, एक चीज याद रखना, क्लास के साथ साथ कंप्लीट करते रहो। आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम नोट्स कैसे बनाएं, तो ये पॉइंट होता है सबसे पहली चीज। अब जैसे आप देख रहे हो कि मैंने बताया कि सबसे पहले चैप्टर अपनी कॉपी में डाल लो, प्राकृतिक संपदा। उसके बाद सीधा आपका ये है यहाँ पे अध्याय कि भाई यहाँ पे पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था, तो यहाँ पे ये नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ क्लास में कि भाई पिछली कक्षा में हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था हम बीमार क्यों होते हैं। क्लियर है ना, हम बीमार क्यों होते हैं, बहुत सारे रोगों के बारे में जाना, संक्रामक, असंक्रामक, ये सब रोग हमने यहाँ पे पढ़ लिए। तो ये तो बात पिछले लेक्चर की थी, जो कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ। बात आती है कि भाई अध्याय रूपरेखा। तो बेटा जब आप नोट्स बनाते हो, सबसे पहली चीज मैं आपको क्लास में समझाऊंगी भी, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि नोट्स बनाने कैसे हैं, क्लियर, ताकि आपको कहीं पे भागने की जरूरत ना हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। ओके, हाँ जी। तो अध्याय रूपरेखा क्या होती है कि भाई जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे आप पढ़ोगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपका इंट्रोडक्शन आएगा, परिचय, यानी कि आप जानोगे क्या है पर्यावरण, ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इन सबको जानने वाले हो आप यहाँ पे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जीवन की श्वास वायु, जल एक अद्भुत द्रव, जैव रासायनिक चक्रण, और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका ओजोन परत। क्लियर है, यहाँ पे आपका एक मृदा वाला टॉपिक भी आएगा जो हम यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर, यानी कि जल के बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले देख सकते हो भाई, परिचय, जीवन की श्वास वायु, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और क्विज तो होनी ही है, जो टॉपिक पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी आपसे। ओके, तो सबसे पहली चीज, आपको जब नोट्स बनाते हो चैप्टर नेम डालो, अध्याय रूपरेखा डालो कि भाई किस तरीके से चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हम अध्याय रूपरेखा में सारी हेडिंग्स को नहीं डालते हैं, हम वहां पे डालते हैं मेन हेडिंग्स को, कि भाई मेन हेडिंग्स क्या है, उसी के अंदर बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अब सबसे पहले जब आप बनाते हो नोट्स, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालना है, क्लियर। तो चलो स्टार्ट कर दे फिर इंट्रोडक्शन। अच्छा, चैप्टर का नेम, हाँ जी, जैसे कि मैं सबसे पहले कहती हूँ कि चैप्टर के नेम में ही मतलब छुपा होता है, प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा, जिस चीज पे हमारा हक वो हमारी है, उसी तरीके से प्रकृति की भी कुछ पहले से। अब मैं बात करूं यहाँ पे, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वायु क्या पहले से नहीं है वहां पे प्रकृति में? बिल्कुल है, ठीक। जल, यानी कि भाई प्रकृति की संपदा जो प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर है। इनको प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं, क्यों भाई, प्रकृति की चीजें हैं वो, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्या क्या दिखता है आपको आसपास, पेड़ पौधे दिखाई देंगे, वायु है, जल है, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, अलग अलग चीजें दिखती हैं, है ना। तो चलिए शुरू कर देते हैं, अच्छे से पढ़ना यहाँ पे। तो जहाँ पे चीज बोलूंगी कि बेटा ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुननी है कि भाई इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति सूर्य से ऊर्जा तथा पृथ्वी पर उपलब्ध आपकी कौन सी भाई संपदा, स्थल, जल और वायु से विभिन्न तत्व लेकर होती है ना। यहाँ पे क्या लाइन बोले कि भाई पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव। अगर हम बात करते हैं बच्चों सजीवों की,
ये चीज भी आपको पता है, जब मैंने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था कि जो सजीव होते हैं उसमें कौन होते हैं बेटा सजीवों में, यहाँ पे आपके सभी पेड़ पौधे भी आते हैं, क्लियर, और सारे के सारे बच्चा यहाँ पे जीव जंतु भी आते हैं, क्लियर है। कौन कौन आते हैं भाई, सभी पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं। तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता, यानी कि वो चीजें जो चाहिए किसको, एक जीव को, आवश्यकताओं की पूर्ति, सूर्य से ऊर्जा। अच्छा, पेड़ पौधे होते हैं, ये अपना खाना कब बनाते हैं कि भाई जब सूर्य का प्रकाश होता है ना, इसके सूर्य का प्रकाश है, सौर ऊर्जा आएगी, पौधे रासायनिक बदलते हैं और फिर पौधे क्या करते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और आपको पता है भाई ये तो वो क्रिया है जिसके जरिए पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है ना। अब यहीं पे ये चीज बात होगी भाई, सूर्य से ऊर्जा तथा पृथ्वी पर जो पहले से उपलब्ध है, क्या क्या, धरती, पौधे कहाँ लगते हैं, स्थल पे तो लगते हैं, मिट्टी है वहां पे, जल, क्लियर। आपका पौधे को जब हम जल देते हैं तो जरूरत होती है पौधे को, बिल्कुल हमें भी चाहिए जल, तो वायु सांस लेने के लिए पौधों को भी जरूरत है, हमें भी, तो ये पृथ्वी पर मिल गई, ठीक। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि भाई वायु से विभिन्न तत्व लेकर होती है। अब आगे देखो, यह संपदा जब जितनी उपयोग में ली जाती है तब उस मात्रा में क्या होती है, संसाधन कहलाती है। फिर भी हम प्रायः दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग करते रहते हैं कि भाई प्राकृतिक संपदा संसाधन एक ही है। ये तो बहुत छोटी सी लाइन थी, आगे आ जाइए, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में आपके मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं, कभी कभी आपके पास ये सिचुएशन होती है कि मैम हमने तो नोट्स बनाए हुए हैं, है ना, आप ये बोलते हो कि मैम हमने तो नोट्स बनाए हुए हैं, क्या वापस लिखना है। मैं ये चीज बोलती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आपने जो नोट्स बनाए वो थोड़े डिफिकल्ट हैं बट आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो मत बनाइए। लेकिन अगर आपको ये पता है कि भाई ये बहुत ज्यादा इजी लग रहे हैं, है ना, कि भाई जो मैंने नोट्स बनाए उससे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे हैं तो मैं इनको लिख सकता हूँ, तो आप बिल्कुल लिखो, आप लोगों की हेल्प के लिए, ये मेरी हेल्प के लिए नहीं है, ये आप लोगों की हेल्प के लिए। मैं तो खुद से लिख के भी समझा दूंगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा यहाँ पे जिनको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डेफिनेशन दी, अब मैंने समझा दिया, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि एग्जाम में कैसे लिख कर आना है ना, तो यहाँ पे ये इसी हेल्प के लिए है। आगे आ जाइए, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं बेटा, स्थल मंडल। याद रखना, जहां पे सर्कल कर रही हूं यानी कि वो वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। और इम्पोर्टेंट चीज क्लास के साथ साथ ही बताती जाऊंगी। आगे आ जाइए, पृथ्वी के 75% भाग पर जल है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, कितने नंबर का, 1 नंबर का, और वो भी कौन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से निकलता है, क्या कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर क्या पाया जाता है, यहाँ पे जल पाया जाता है। तो याद रखना है क्या कि पृथ्वी के 75% भाग में जल पाया जाता है। अच्छा, आपने देखा है पृथ्वी को कैसे दिखती है, ज्यादातर नीली सी दिखती है, तो वो जो नीले रंग की है वहां पे वो क्यों है, क्योंकि भाई 75% भाग में पृथ्वी के जल ही है। आगे आ जाइए, अनेक स्थानों पर भूमिगत जल भी विद्यमान है। बेटा भूमिगत जल कौन सा होता है, जो भूमि के नीचे होता है ना। भूमिगत जल कौन सा है, यानी कि जो भूमि के नीचे, यानी कि जमीन के नीचे जो जल पाया जाता है वो होता है भूमिगत जल। इस सारे जल को क्या बोलते हैं, जलमंडल कहते हैं। आगे आइए, तो जलमंडल यहाँ पे हो गया, ये ध्यान रखना जितने भी पॉइंट सर्कल कर रही हूँ। पूरी पृथ्वी को ढके रहने वाली वायु को वायुमंडल कहते हैं। अच्छा, वायु ने हम सबको चारों तरफ से घेरा हुआ है, आप बैठे हो जहां पर भी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्या हम चारों तरफ से वायु से घिरे हैं, बिल्कुल घिरे हैं, है ना। तो हम चारों तरफ से किससे बेटा, वायु से घिरे हुए हैं, तो पूरी पृथ्वी को ढके रहने वाली वायु को हम वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट, स्थल जल और वायु को प्राकृतिक संपदा कह देते हैं। पृथ्वी का वह घेरा जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों परस्पर मिलकर जीवन को संभव बनाएंगे, उसको हम जैव मंडल कह देते हैं। यानी कि ये तीनों मिलकर किसको करते हैं भाई, ये तीनों मिलकर जो जीवन होता है उसको संभव बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पे ये तीनों मिलके क्या, जैव मंडल कहलाए जाते हैं। पॉइंट क्लियर, बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से अभी आ गया हो। हाँ जी, आप जैव मंडल कह सकते हो या फिर जीव मंडल आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा जैव का मतलब ही है जीव। क्या है, जैव का मतलब ही है जीव।
तो जीव मंडल के जैविक घटक सभी सजीव, पौधे और कौन है यहाँ पे, जंतु हैं। तो जैव मंडल के अजैव निर्जीव घटक वायु, जल और संभावित मृदा हैं। अब ध्यान सुनो, क्या बोल रहे हैं जैव मंडल में, यहाँ पे क्या वर्ड आया है, यहाँ पे आपको दो वर्ड दिखे होंगे, क्या कि जैविक और अजैव, इनको अजैविक भी कहा जाता है, अभी पढ़ाऊंगे आगे डिटेल में, ठीक। तो जीव मंडल के जैविक घटक सभी सजीव, पौधे और जंतु, और वहीं पे जैव मंडल के अजीव, आपके जो भाई अजैविक घटक, या आप अजैव कह सकते हो या फिर निर्जीव कह सकते हो, कौन कौन से, वायु, जल और मृदा। क्लियर। स्थल पर क्या मिलती है, धरती पर मिट्टी मिलती है, बिल्कुल। आगे, ये अजैव घटक पृथ्वी पर जीवन के निर्माण, विकास और संपोषण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्लियर। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन विद्यमान है, और याद रखना पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल की बहुत ज्यादा मात्रा मिल रही है। ओके है, चलिए, तो इतनी चीज क्लियर यहाँ पे बहुत अच्छे से। अभी यहाँ पे आपके सामने आए थे कुछ वर्ड, जैविक और अजैव घटक, वो बताऊंगी अभी। चलो, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो चुकी है बेटा। जैव मंडल कौन कौन से यहाँ पे घटक है, जैव मंडल के अंदर बेटा बहुत ध्यान से देखो, जैव मंडल किन तीनों से मिलकर बन रहा है भाई, स्थल मंडल, ठीक है, जल मंडल और वायुमंडल। क्लियर है। इन तीनों से मिलकर कौन बन रहा है, इन तीनों से मिलकर बन रहा है ये जैव मंडल। क्लियर। अब इस जैव मंडल में बोला गया है कि भाई दो तरीके से घटक हो सकते हैं यहाँ पे। क्लियर। नंबर वन कौन से हो सकते हैं, नंबर वन सजीव हो सकते हैं, यानी कि सजीव को बोला जाता है जैविक, और इसके अंदर कौन आ रहे हैं भाई, पेड़ पौधे हो गए आपके, ठीक है, और सारे सारे जीव जंतु कहाँ पे होते हैं, स्थल पे। दूसरा जो घटक होता है बेटा वो होते हैं अजैविक घटक। क्लियर। जिनको हम निर्जीव भी कह सकते हैं। ओके है, क्या कह सकते हैं भाई, निर्जीव भी कह सकते हैं, जैसे जल, वायु और आपका भाई मृदा हो जाता है। इतनी चीज क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जैव मंडल। चलिए, अब यहाँ पे हम ना इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी, अभी इंट्रोडक्शन ले लिया आपने कि भाई इस चैप्टर में क्या है। अब देखो पृथ्वी पर संपदा कौन कौन सी, तो भाई हम पढ़ चुके भाई पृथ्वी की सबसे भारी पर स्थल मंडल है, पृथ्वी की सतह से लगभग 75% भाग पानी, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे एक नई लाइन क्या है, बहुत ध्यान से देखना। हाँ जी, तो यह समुद्र, नदियों, झीलों, तालाबों आदि के रूप में है। भूमिगत जल भी आपको पता है कि भाई जमीन के नीचे, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर जलमंडल कहते हैं। एक लाइन आई थी, मैंने बोला था कि भाई वायु ने हम सबको चारों ओर से घेरा हुआ है, तो यहाँ पे बोला गया भाई वायु जो पृथ्वी पर एक कंबल की तरह काम करती है, ठीक है, वायुमंडल कहलाता है। याद रखना, ये यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा। मैं जितने भी एक नंबर के क्वेश्चंस बताती हूँ टॉपिक के साथ साथ उनको साथ साथ लिखते चला करो। क्लियर। क्योंकि क्लास में जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, लास्ट में एक साथ इन क्वेश्चंस को कवर करना, एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि टॉपिक जब आप साथ साथ पढ़ते हो तो क्वेश्चन पता जाए, वहीं इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इससे क्या नहीं होता है, बर्डन नहीं आता आप पे भी। अब आगे, तो जीवन के भरण पोषण करने वाले पृथ्वी का क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पे जहां वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाने, देखो हम वायु के बिना भी नहीं रह सकते, हम जल के बिना भी नहीं रह सकते, और हम भाई स्थल रहेंगे कहाँ पे फिर, ठीक है। तो हमें ये सब चीजें चाहिए। एक दूसरे से मिलकर इन्होंने क्या बनाया भाई, जीवन को संभव बनाया है, बिल्कुल बनाया है। तो हमने इसको जैव मंडल कह दिया। अब यहाँ पे बात थी दो प्रकार के घटक की, जो मैं आपको क्या कर रही हूँ, इंट्रोडक्शन हो चुका है बेटा पूरे चैप्टर का, अब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे कि टॉपिक को। चलो, तो यहाँ पे दो है, जैविक घटक और अजैविक घटक। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं बेटा, जैविक घटक क्या होते हैं, सजीव की उपस्थिति। किसकी, सजीव की उपस्थिति। और अजैविक घटक कौन होते हैं भाई, वो होते हैं निर्जीव की उपस्थिति। ओके।
तो भाई जैविक यानी कि पौधे और जंतु, और अजैविक यानी कि हवा, पानी और मिट्टी, और इन तीनों को भी डिटेल में पढ़ोगे। आज हम सिर्फ वायु को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तो हम पानी मिट्टी को भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ वायु को। तो जैविक घटक कहाँ है? जहां पे किसी सजीव की उपस्थिति, कोई जीव की उपस्थिति है। और अजैविक यानी निर्जीव, ठीक, बिल्कुल। इतनी चीजें अच्छे से हो चुकी हैं क्लियर। यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि जैविक और अजैविक घटक कौन से हैं। ओके, ये बहुत बेसिक चीज है। तो यहाँ पे अब स्टार्ट होता है आपका जीवन की श्वास वायु। सबसे पहले हवा क्या है, इसको क्यों बोला गया है जीवन की श्वास? क्या वायु के बिना आप जीवित रह सकते हैं? अगर मैं पूछूं, रह सकते हो? संभव ही नहीं है। चाहे भाई अगर हम यहाँ पे सजीवों की बात करें, सजीव में हमने कहा हमारे पेड़ पौधे हैं, क्लियर। यहाँ पे जीव जंतु भी है। भाई सजीव कौन होता है? जो जीवित होते हैं, जिनमें श्वास लेना, परिसंचरण, ये सारी की सारी क्या होती है? यहाँ पे क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पे क्या पेड़ पौधे श्वास नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं। सोचो बेटा, पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और किसको? ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। क्लियर? क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। अब वहीं पे जीव जंतु क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं बेटा, मनुष्य लोग, कि भाई हम तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। क्लियर? किसको? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। क्लियर? और किसको बाहर निकालते हैं? CO2 को। ठीक, क्या कर रहे हैं भाई? इस CO2 को लिख ही लो इसको फिर पूरा, है ना, कि CO2 को बाहर निकालते हैं। चलो, अब यहीं पे ये चीज हो गई। तो भाई श्वास तो ये भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, तभी तो बोला है जीवन की श्वास वायु अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, पौधों को नहीं मिलेगी तो पौधे भी जीवित नहीं रह सकते, है ना। तो वायु या गैसों, हवा क्या है बेटा? अगर मैं वायु की बात करूं, हवा की क्या है? सिंपल सा गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण है, बिल्कुल क्लियर। तो वायु या गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का क्या होता है? मिश्रण होता है। वायु में नाइट्रोजन कितनी होती है बेटा? 78%। ये एक नंबर के क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं कि भाई कितनी होती है। क्लियर? तो वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितनी है भाई? 21%। एक नंबर के काफी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नाइट्रोजन का पूछते हैं या फिर ऑक्सीजन का। आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन और क्रिप्टोन जैसी उत्कृष्ट गैस से अल्प मात्रा में, यानी कि ये गैसें जो हैं ये होती तो हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, ठीक है, यहाँ से ऑर्गन और क्रिप्टोन होती तो हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो पाई जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प का मुख्य रूप से मिश्रण है, और सबसे ज्यादा जो मिलती है वो मिलती है नाइट्रोजन। ओके, अब यहीं पर वायुमंडल की भूमिका क्या है? भाई वायु है, वायुमंडल की भूमिका क्या है? तो बेटा वायु क्या है? ऊष्मा की कुचालक है। सबसे पहला पॉइंट, एक लाइन यहाँ से एक नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है, वायु ऊष्मा की क्या है? कुचालक, सुचालक, दोनों, या फिर कोई, आपको पता होना चाहिए वायु ऊष्मा की कुचालक है। तो वायुमंडल दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी के औसत तापमान को क्या रखता है? लगभग नियत रखता है ना। तो वायुमंडल क्या कर रहा है भाई? जो वायुमंडल है वो दिन के समय और साथ ही वर्ष भर, यानी कि भाई पूरे साल क्या करेगा? जो पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसको नियत रखता है। आगे, यह दिन के समय तापमान में अचानक से वृद्धि को रोकता है, कि भाई अचानक से एकदम गर्म ना हो जाए, है ना। गर्म होगी क्या होगा? दम सा घुटेगा, गर्माहट बढ़ जाएगी। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे भाई, कि ये दिन के समय क्या कर रहा है कि तापमान में अचानक क्या कर रहा है? वृद्धि होने से रोक रहा है। और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष होता है उसमें जाने की दर को कम कर रहा है। अब देखो, जिससे रात अत्यधिक ठंडी
क्या नहीं होती बेटा, यहाँ पे अत्यधिक ठंडी नहीं हो पाती। पृथ्वी की इस स्थिति की तुलना चंद्रमा की स्थिति से कीजिए जहां कोई वायुमंडल नहीं होता। वहां रात का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान 110 यानी 110 डिग्री सेल्सियस। साथ ही वहां हवा एवं पानी का अभाव। अभाव का मतलब होता है कमी। ये पॉइंट जो है ये सिर्फ समझने के लिए है। इस वाले पार्ट से आपके ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये अगर समझना है तो बेटा यहाँ पे अगर आगे वाले टॉपिक आपको क्लियर कर रखने हैं तो ये चीज पॉइंट यहाँ पे समझनी होगी। ओके है, चलो आगे बढ़े। हाँ जी, अब क्या आ गया, वायु की गति। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, पवने। तो भाई दिन के समय हवा की दिशा, क्या बोल रहे हैं, हाँ जी, तो बेटा इसको यहाँ पे पवने करेंगे, वने नहीं होता, क्या होता है, पवने। क्लियर। तो दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। अब देखना अलग अलग होगा, दिन के समय भी और रात के समय भी। क्लियर, चलो हाँ जी, तो दिन के समय की बात कर रहे हैं पहले। तो हवा की दिशा कहाँ है, समुद्र से स्थल की ओर, यानी कहाँ जा रही है, समुद्र से स्थल की ओर है। अब क्योंकि स्थल के ऊपर की हवा जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठना क्या करती है, शुरू करती है। अब नीचे देखो, रात के समय हवा की दिशा उल्टी हो जाएगी, अब स्थल से समुद्र की ओर आ रही है। क्योंकि रात के समय स्थल और समुद्र क्या होने लगते हैं, ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की गति पवनों का क्या करती है, निर्माण करती है। सोचो, एक बार कहाँ गए भाई, स्थल, यहाँ से समुद्र से स्थल की ओर, एक बार स्थल से आ रही है कहाँ पे, समुद्र की ओर। क्लियर। तो ये पॉइंट यहाँ पे यही बोला गया, वायु की गति यानी कि पवने, हवा बह रही है। क्लियर, गर्म भी बहती है, कभी ठंडी बहती है, कभी बहुत तेजी से, कभी बहुत आराम से। तो दिन के समय हवा की दिशा जो है, ठीक है, ये हवा की दिशा से क्या मतलब है कि जो वायु है वो किस दिशा में बह रही है। तो दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है, क्योंकि स्थल के भाई दिन के समय क्या है, गर्माहट होती है थोड़ी सी। तो जो धरती है उसके ऊपर की जो वायु है वो क्या होती है बेटा, वहां पे जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठना शुरू होती है। लेकिन रात के समय में क्या होता है, रात के समय हवा की दिशा जो है वो स्थल से समुद्र की ओर होती है, क्योंकि रात के समय स्थल और समुद्र ठंडे होने लगते हैं। क्लियर। और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की गति किसका, पवनों का क्या करती हैं, निर्माण कर देती हैं। इतना पॉइंट क्लियर। आगे आ जाइए। अब वर्षा। वर्षा बोलोगे मैम वर्षा तो पता है, बारिश ही तो है ना, जाने इसको पढ़ते हैं। चलो क्या बोल रहे हैं, जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण अथवा संघनन हमें वर्षा प्रदान करता है। दिन के समय जब जलाशयों का पानी लगातार सूर्य की किरणों द्वारा गर्म होता है तो जल वाष्पित होता रहता है। देखो पढ़ो इसको, फिर समझाऊंगी। वायु जल वाष्प को ऊपर ले जाती है जहां यह फैलती है और ठंडी होती है। ठंडी होकर जल वाष्प जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। और क्या होता है भाई, जब बूंद आकार में बढ़ जाती है तो नीचे गिरने लगती है, इसे हम वर्षा कहते हैं। यहाँ पे देखो होता क्या है, अच्छा सुनो, सोचो एक समुद्र है ना, यहाँ पे क्या है, कोई भी समुद्र ले लो, जलाशय ले लो, कुछ भी ले लो, ये रहा यहाँ पे, ये पानी है। ठीक, अब क्या हो रहा है, सूर्य से क्या आ रहा है भाई, सूर्य से प्रकाश आया। क्या सूर्य से सिर्फ प्रकाश आता है, ताप भी आता है। जब हम गर्मियों में छत पर जाते हैं और फर्श पर पैर रखते हैं, बहुत गर्म होता है, आप पानी डालो 2 मिनट में सूख जाता है। वहीं पे सर्दियों में अगर हम लोग देखें तो फर्श ठंडा होता है ना, और प्लस पानी डालो जल्दी से नहीं सूखता। यानी कि फर्क क्या है कि सूर्य जो है क्या कर रहा है, उस पानी को वाष्प बना रहा है। आप बोलोगे मैम वाष्प क्या होता है, तो घरों में पानी गर्म सबने किया है, सब गर्म पानी कभी ना कभी तो पिया होगा, चाय बनाई होगी, है ना। तो आपने देखा होगा जब आप पानी को गर्म करते हो, तो अभी ठंडा पानी है, धीरे धीरे गर्म और गर्म, जब बहुत गर्म होना स्टार्ट हो उसमें भाप निकलती है, वो भाप क्या है, वाष्प। उसी तरीके से जब सूर्य होता है, सूर्य में क्या है भाई, मैंने बोला जब आप गर्मियों में छत पे जाते हो, ठीक है, तो फर्श पे पैर रखा नहीं जाता, बहुत गर्म होता है ना। और सर्दियों में धूप मिले तो भी आपको अच्छा अच्छा लगता है ना कि भाई अरे गर्माहट से, यानी कि उसमें ताप भी होता है। तो सूर्य से प्रकाश तो आया ही आया, यहाँ से साथ साथ क्या आया, ताप भी आया। और इस ताप ने क्या किया भाई, यहाँ पे जब पड़ा तो इस जल को, यानी कि यहाँ से कुछ जल जो था वो वाष्प के रूप में बनना स्टार्ट हुआ। यही तो बोला गया कि जलाशयों से, कोई भी जलाशय था, नदी, तालाब, समुद्र, कुछ भी, तो होने वाले जल का वाष्पीकरण, यानी कि जल जो है वो वाष्प के रूप में हो रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता।
ठीक। जल का वाष्पीकरण तथा संघनन, संघनन का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। वाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट था दिन के समय, भाई क्योंकि सूरज दिन में ही होता है, रात में थोड़ी होता है। जब जलाशय का पानी लगातार सूर्य की किरणों द्वारा क्या होता है भाई, यहाँ पे गर्म होता है, और जल क्या होता रहता है भाई, वहां पे वाष्पित होता रहता है ना। क्या हो रहा है भाई, वहां पे जल वाष्पित हो रहा है। आगे, वायु जल वाष्प को ऊपर ले जाती है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से भाप निकले, जल क्या हो रहा है भाई, वाष्प हमें दिख नहीं रहा, लेकिन जब सूर्य की किरणें ताप भी आए, ये जल क्या हुआ, थोड़ा जल यहाँ से वाष्प बनना स्टार्ट हुआ, और ये वाष्प अब ऊपर की ओर जाता है ना। भाप देखते हो पानी की ऊपर की ओर जाती है, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आप अगर आपने नोटिस किया होगा, जब भाप निकलती है तो आप भाप को अगर ऐसे पकड़ते हो तो आपका हाथ हल्का सा गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा पानी ही तो था, वो पानी वाष्प भी तो बन रहा है। तो ये चीज यहाँ पे इसीलिए हो रही है कि दिन के समय सूर्य है, प्रकाश तो आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वहां से ताप भी आ रहा है, और वो जो पानी है जैसे ही वो प्रकाश उसे पड़ेगा, ताप वो क्या हो जाएगा, गर्म, ठीक है। और ये पानी क्या है बेटा, यहाँ पे ये पानी गर्म हो गया, अब यहाँ से भाप वाष्प बनती है, यानी कि इस पानी का क्या होता है बेटा यहाँ पे, कि दिन के समय जब जलाशय का पानी लगातार सूर्य किरणों के द्वारा गर्म होता है तो यह जल वाष्पित हो रहा है, यानी कि दिन के समय क्या हो रहा है, अब यहाँ से जल जो है वो वाष्पित होता जा रहा है। अब वायु जल वाष्प को ऊपर ले जाएगी, अब ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। कहाँ, ऊपर, जहां यह फैलेगी और ठंडी हो जाएगी, यानी कि सारे में फैल जाएगी और अब ठंडी हो जाएगी। ठंडी होकर जल वाष्प जल की बूंदों के रूप में क्या होती है, संघनित, यानी कि इकट्ठी हो जाएगी। ये जल वाष्प जो होती है अब ऊपर गई, और ऊपर जाकर ये फैल गई और अब ठंडी हो गई। क्लियर। और ठंडी होकर जल वाष्प जो है किसमें भाई, जल की बूंदों के रूप में क्या हो रही है, वहां पे संघनित हो जाती है। और बूंदे क्या होंगी, अब आकार में धीरे धीरे बढ़ेंगी, और किसके रूप में, जब बढ़ती हैं वर्षा के रूप में जमीन पर गिरने लगती है। इसको ये हम बारिश कह देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, कैसे बनती है बारिश, कैसे होती है वर्षा। चलो, अब यहाँ पे आता है प्रदूषण, वायु प्रदूषण। सोचो भाई, ये जो वायु है, हाँ जी बेटा, ये जो वायु है क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है, हाँ जी, क्या होता है, क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी। अभी आपने देखा कितनी जरूरत है। अब सोचो ये क्या होती जा रही है, दूषित। अब सोचिए अगर ये दूषित होगी, क्या हम लोगों पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा बेटा, है ना। क्या पड़ेगा, हम लोगों पर भी क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और सोचो, क्या वायु कोई और दूषित कर रहा है, हम लोग ही कर रहे हैं, कोई और आके नहीं कर रहा। क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग ही क्या कर रहे हैं, वायु को दूषित कर रहे हैं। तो चलो जानते हैं फिर, ठीक है, किसको, वायु प्रदूषण को। आ जाइए, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं भाई, वायु जल व मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तन जो मानव जीवन के रहन सहन तथा अन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। क्लियर। क्या करते हैं भाई, प्रदूषण। और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाए जाते हैं बेटा, ये कहलाए जाते हैं प्रदूषक। ओके, क्या कहलाए जाते हैं, प्रदूषक। अब सोचो, जो मनुष्य है, ठीक है, यहाँ पे क्या लाइन बोली कि भाई वायु जल व मृदा के भौतिक, अगर वायु जल व मृदा में सोचो वायु दूषित हुई, क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल। जल दूषित हुई, क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मृदा दूषित हुई, फर्क पड़ेगा, पौधों पे फर्क पड़ेगा, पौधे पे फर्क पड़ेगा तो हम पे पड़ेगा, क्योंकि हम अपने फल सब्जियां उन्हीं से लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर वायु जल व मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तन, कुछ भी चेंज हुआ जो किस पे, मानव जीवन के रहन सहन और अन्य जीवों पर क्या डाल रहे हैं, प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, प्रदूषण कहलाया जाता है। प्रदूषण का बेटा मतलब ही क्या है, दूषित होना। प्रदूषण क्या है, दूषित होना किसी चीज का, ठीक है, यानी कि भाई दूषित हो चुका। और प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं। आगे आ जाइए, वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है बेटा, तो भाई यहाँ पे पूछा गया वायु प्रदूषण के स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है। हाँ जी, कितने हैं भाई, निम्न प्रकार से। सबसे पहला पॉइंट, अच्छा यहाँ पे पॉइंट को देखते चलेंगे, आप एग्री करना कि ऐसा होता है या नहीं होता है ना। हाँ जी, कल कारखानों तथा ताप बिजली घर, वायुयान, मोटर वाहन, ट्रक, स्कूटर, डीजल इंजन, कोयला जलाने वाली भट्टियों, लकड़ी का कोयला एवं तेल आदि के जलने से निकलने वाला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल व ठोस पदार्थों के कण तथा विषैले कार्बनिक पदार्थ आदि। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, वायु प्रदूषण के स्रोत, यानी कि वायु प्रदूषण को कौन कर रहा है, कैसे हो रहे हैं। तो बेटा क्या इन सब चीजों से नहीं होगा, सोचो कारखाना है, ठीक है, उससे धुआं निकले जा रहा है। अब क्या वो धुआं वायु में नहीं मिल रहा, भाई बिल्कुल मिल रहा है। किसको, वायु को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है ना, क्या कर रहा है, वायु को दूषित किया उसने। वहीं पे लकड़ी, सर्दी होती है, क्या करते हैं भाई, लकड़ी को जलाया जाता है ना, लकड़ी, कोयले, उन सबको जलाते हो, तो उससे निकलने वाला धुआं क्या कर रहा है भाई, वहां पे वो भी प्रदूषण कर रहा है। बाइक, कार, इन सब से, पेट्रोल से चलती हैं, तो आपने देखा होगा जब ये चलते हैं इनसे धुआं निकलता है, वो धुआं उसमें नाइट्रोजन और सल्फर के बहुत हानिकारी, यानी कि भाई नाइट्रोजन और सल्फर के क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, वो क्या करते हैं, वायु को दूषित करते हैं। क्लियर। तो ये सब क्या कर रहे हैं, वायु को दूषित ही तो कर रहे हैं। क्या वो वायु अच्छी है हमारे लिए, नहीं, वो दूषित हो चुकी है। क्लियर। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब वो चीजें हैं जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वायु प्रदूषण कर रहे हैं। तो वायु प्रदूषण के स्रोत, यानी कि वायु प्रदूषण को कौन कर रहा है, बिल्कुल कारखानों, ताप बिजली घर, वायुयान, मोटर गाड़ी, ठीक है, ट्रक, स्कूटर, डीजल, इन सब से, यानी आपका स्कूटर, डीजल इंजन, कोयला जलाने वाली भट्टियां, लकड़ी, कवा, कोयला, इन सब से क्या हो रहा है, निकलने वाला जो धुआं है वो क्या कर रहा है, वायु को दूषित कर रहा है। वायु दूषित होगी तो प्रभाव तो हम पे ही पड़ेगा। क्लियर। चलिए, अच्छा नेक्स्ट बोल रहे हैं, रासायनिक व पेट्रोल साफ करने वाले कारखाना, ठीक है, जो भी कारखाने होते हैं, कारखानों, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, मिट्टी, कांच व कागज बनाने के लिए कारखानों से निकलने, ठीक है, गंधक के अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड, फ्लोराइड, आर्सेनिक, ठीक है, ऑक्साइड, आपका शीशा, पारे के कण आदि, ये सब भी क्या कर रहे हैं, वायु को दूषित। वृक्षों को काटने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी से, ये क्या बोल रहे हैं भाई यहाँ पे, तो बेटा वृक्ष यानी कि पेड़ों, मैंने एक चीज बोली थी, पौधे किसको लेते हैं, CO2 को, और किसको, O2 को बाहर निकालते हैं। क्लियर, किसको, O2 को बाहर निकालते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम O2 को ले रहे हैं, ठीक, मनुष्य। अब बहुत ध्यान से सोचना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, यही करते हैं। अब जितने हम पेड़ों को काटते जाएंगे, सोचो भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक बहुत खतरनाक गैस है ना, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड एक दम घुटने वाली गैस है, ये पृथ्वी पर ताप को बढ़ाती है, और पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। सोचो मनुष्य उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, और अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो बेटा इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होगा, कोई नहीं ले पाएगा ज्यादा। जितने कम पौधे, मनुष्य ज्यादा होते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, लेकिन पेड़ कम है। तो बेटा यहाँ पे वृक्ष क्या कर रहे हैं, पेड़ क्या कर रहे हैं, उनका वहां पे फायदा थोड़ी है, हमारा फायदा है। क्यों, क्योंकि हमें उनसे ऑक्सीजन मिल रही है। जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ज्यादा हमें क्या मिलेगी, वहां पे ऑक्सीजन मिलेगी। और वो क्या ले रहे हैं भाई, वायुमंडल से, यानी कि भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक, जिससे क्या हो रहा है भाई, वायु क्या होती है, शुद्ध होती है। यानी कि बेटा वायुमंडल को शुद्ध कौन रख रहा है, वृक्ष कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बेटा पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं उस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं। क्लियर, क्या कर रहे हैं, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। सोचो ले रहे हैं कहां से, वातावरण से, यानी कि जो वातावरण के लिए खतरनाक गैस है उसको ये लोग ले रहे हैं, और ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, जो वातावरण को क्या कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। तो भाई क्या हेल्पफुल है हमारे लिए, नहीं है या नहीं है, बिल्कुल है। क्लियर। तो भाई पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं, जो वातावरण के लिए एक बहुत खतरनाक गैस है। क्लियर, जिससे यहाँ पे कमी हो जाती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और वो हमारे लिए अच्छा है। और जितने पेड़ होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, और ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, और वो क्या करती है, वातावरण को शुद्ध करने का काम भी। तो यहाँ पे जो पॉइंट बोला गया कि भाई वृक्षों को काटने से, अगर हम वृक्षों को ही काट देंगे तो क्या वायु शुद्ध होगी, बिल्कुल नहीं। कौन लेगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की क्या होता है, कमी से। नेक्स्ट, प्रामाणिक विस्फोट के कारण वायुमंडल में रेडियोधर्मी पदार्थों की वृद्धि। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाता है भाई, वायु प्रदूषण के प्रभाव, यानी कि भाई क्या क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं। आप सोचो भाई वायु दूषित होगी, सबसे ज्यादा जब हम सांस लेते हैं तो नाक, जब हमने वायु ली नाक के द्वारा, ठीक है, तो वायु ली सबसे ज्यादा हमारे शरीर में किस अंग को इफेक्ट करती है, फेफड़ों को, यानी कि
लंग्स को इफेक्ट करती हैं। क्लियर। तो वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव हो सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि भाई, पहले एक बार लाइन भी पढ़ लेते हैं कि वायु प्रदूषण से निम्नलिखित हानियां होती हैं। मोटर गाड़ियों से, पहला पॉइंट कि मोटर गाड़ियों से निकले धुएं में बिना जले कार्बन कण, निलंबित बिना जली हाइड्रोकार्बन गैसें व नाइट्रिक ऑक्साइड एवं संपन्न जलवाष्प मिलकर स्मोक यानी कि धूम, कोहरा बनाते हैं। इससे आंखों के लिए पानी निकलने लगता है। ठीक है, क्या होता है भाई, इसी से क्या होता है, आंखों से पानी निकलने लगता है और सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। यह दृश्यता को भी क्या कर देता है, कम कर देता है। धूम, कोहरा किसका संकेत है? प्रदूषण का, कि भाई वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, किसका है? धूम, कोहरा वायु प्रदूषण का संकेत है। तो भाई क्या यहाँ पे क्या था भाई, किसके प्रभाव क्या क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई ये मिलकर किसको, स्मोग यानी कि धूम, कोहरा बनाते हैं। इससे सबसे पहले आंखों जो होते हैं बेटा, उनसे आपने देखा आंखों से पानी निकलने लगता है कभी कभी। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि डेली निकले जा रहे हैं, नहीं। कोहरा होता है ना, धूम, कोहरा, तो आंखों से पानी निकलना, सांस लेने में तकलीफ होती है। बोलते अरे भाई तो सांस नहीं लिया जा रहा। दृश्यता यानी कि देखने की जो क्षमता होती है उसको भी क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है बेटा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से क्या होता है भाई, रुचि की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है। क्लियर, क्योंकि CO क्या होता है भाई, रुधिर के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग कर लेती है। इससे बेहोशी तथा अंत में मृत्यु हो सकती है। CO की 200 ppm सांद्रता बेहोशी लाती है और 800 ppm पर 2 घंटे के अंदर क्या हो सकती है बेटा, मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर है? क्लियर। तो बेटा क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे भाई ये क्या कर सकती है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होगी तो ये खतरनाक है बेटा। क्लियर। अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 ppm सांद्रता है तो बेहोशी आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर 800 पहुंच जाएगी तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। कितने? 2 घंटे के अंदर। क्यों ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, क्यों होता है बताओ, क्यों होता है? यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, ध्यान से देखो पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से, ठीक है, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन वहन की क्षमता क्या होता है भाई, यहाँ पे कम हो जाती है ना, क्योंकि CO रुधिर के हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेता है, यहाँ पे संयोग कर लेता है। ओके, और इसी से क्या होता है भाई, जब संयोग कर लिया, हमारे बॉडी में क्या है बेटा, रुधिर है, रुधिर में क्या है, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन। जब उसे संयोग कर लेगा तो क्या होता है, इससे बेहोशी, यानी कि एक तरीके से हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की 0.8 से 1 ppm सांद्रता बहुत हानिकारक सिद्ध होती है। बाइक, कार आप जो लोग चलाते हो उनसे निकलने वाला जो धुआं, उसमें ये सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड, इनके क्या होते हैं भाई, आपके कण होते हैं जो बहुत खतरनाक है। SO2 बेटा, SO2 को ना हम इस तरीके से लिखते हैं, SO और 2 नीचे आता है। ठीक है, तो ये आप 2 नीचे बनाओगे। क्लियर बेटा। तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड ही है। पक्षियों एवं पशुओं को क्या होता है भाई, नुकसान पहुंचता है तथा हमारी ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल, क्या होते हैं भाई, ताजमहल जैसी आदि क्षीण होती हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से थकावट, मानसिक विकार, यानी कि विकार मतलब होता है रोग, तथा फेफड़ों में क्या होता है, कैंसर हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड से फेफड़े, आंखों एवं हृदय के रोग हो जाते हैं। ओजोन से त्वचा का कैंसर, ओजोन अलग से टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपका क्लास यानी कि भाई इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट जो टॉपिक होगा वो। अभी सिर्फ इतना जानो कि ओजोन से क्या आपका यहाँ पे भाई, यानी कि ओजोन जो है, देखो ओजोन ना 2 तरीके से होती है, मैं बताती हूँ। ओजोन अभी सिंपल तरीके से इतना जानना कि ओजोन जो है पृथ्वी पर, ठीक है, एक विषैली और घातक गैस है, लेकिन वायुमंडल में जाके जब ये परत बना लेती है तो लाभदायक भी होती है। तो ओजोन यानी कि जब पृथ्वी पर होती है तो बेटा बहुत सारे आंखों के रोग, सीने में जलन, खांसी, यानी कि बहुत सारे रोगों को कर सकती है। रुधिर में सीसे की अधिक मात्रा से मृत्यु तक यानी कि भाई यहाँ पे हो सकती है। और भाई अगर इसकी अधिक मात्रा है तो बेटा तंत्रिका तंत्र और गुर्दे भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। कैडमियम श्वसन आपके विष का क्या करता है भाई, यहाँ पे कार्य करता है। धूल व कार्बन के कण पौधों के पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया को मंद यानी कि धीरे कर देते हैं। वायु प्रदूषण से पौधे व जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से एलर्जी हो जाती है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं। क्लियर, जिससे सुंदर इमारतें बदरंग होना स्टार्ट हो। आपने देखा कभी कभी भाई कुछ इमारतें होती है पीले रंग की होना शुरू हो जाती हैं, है ना, तो यहीं पर यानी कि बदरंग होना। तो बेटा याद रखना, इतने सारे पॉइंट तो मैंने बताए, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है,
यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अम्लीय वर्षा के क्या कारण है। अब वायु प्रदूषण के नियंत्रण की आखिर बात की जाए, उपाय क्या हैं, तो भाई कैसे इसको रोक सकते हैं, तो आ जाइए फिर आगे फटाफट से। हाँ जी, तो इसके लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला, घरों में क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे, हाँ जी, जैसे भाई यहाँ पे अगर हम बात करें आपके कि नॉर्मली अगर जैसे घरों में क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह जलाते हैं, चूल्हे वगैरह नॉर्मल खाना बनाने, उनका इस्तेमाल मत करो। कुकिंग गैस, सौर ऊर्जा आदि के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, वायु प्रदूषण कम हो सकता है। क्योंकि अगर हम चूल्हा जलाएंगे, उसमें लकड़ी जलेगी, कोयला जलेगा, धुआं निकलेगा, वायु मिलेगा, दूषित कर देगा। स्वचालित वाहनों से उत्पन्न धुएं के निर्यात पर फिल्टर या छन्ना या पार्श्व ज्वलक इत्यादि आदि लगाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आगे क्या आ जाता है भाई, यहाँ पे पेट्रोल से सीसा जैसे विषैले पदार्थ को निकालकर प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, कारखानों को शहर से दूर लगाना चाहिए, ताकि भाई वहां के जो लोग हैं वो बीमार ना पड़े, और वहां की जो आसपास की जो वायु है गांव या शहर की, वो क्या ना हो, दूषित ना हो। कारखाने दूर होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ जो उनकी भाई अगर बात करें जैसे चिमनियां जो होती है, उनको भी ऊंचा लगाना चाहिए, ताकि भाई नीचे की जो वायु है वो शुद्ध रहे। ईंट के भट्टों को आबादी से दूर लगाना चाहिए, यानी कि जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं उसके आसपास ना लगाएं, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। वृक्षारोपण द्वारा अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष बहुत हेल्पफुल है। यानी वृक्ष क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, खतरनाक गैस को ले रहे हैं, और ऐसी गैस को यानी ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं जो वातावरण को शुद्ध कर रहा है। वनों के काटने पर रोक लगा देनी चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई वही एक ऐसे हैं जो वायु को शुद्ध करते हैं। तो आज के लिए हम लोग क्या करें भाई, रखते हैं इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या लिया बेटा, आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है यहाँ पे परिचय, और साथ ही साथ जीवन की श्वास वायु। ओके है, चलिए अब बारी है किसकी, क्विज की, एंड क्विज स्टार्ट करेंगे। चलो तो शुरू कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लाए, चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी पर संपदाएं हैं कौन सी? समुद्र, जल और मछलियां, जल स्थल। ध्यान से देखो और आंसर दो। चलो जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, नेक्स्ट पर आ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में किसे ग्लूकोज में बदलते हैं? बहुत ध्यान से अच्छे से आंसर दीजिए, ठीक है, पढ़ा हुआ है, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे से पता है, एंड बहुत मेहनती हैं। जल्दी से बताइए। क्या होगा? चलो तो आ जाओ फर्स्ट पे। हाँ जी भाई, क्या बोल रहे हैं कि भाई पृथ्वी पर संपदाएं हैं क्या? बेटा पृथ्वी पर संपदाएं यानी पृथ्वी कौन कौन सी संपदाएं हैं? समुद्र, जल और मछलियां? नहीं। स्थल, जल और वायु? बिल्कुल बेटा यही है। रोटी, कपड़ा और मकान गलत। चट्टान, मिट्टी और जल गलत। आंसर क्या है बेटा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थल, जल और वायु। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में किसे ग्लूकोज में बदल देते हैं भाई? हाँ जी, हरे पेड़ पौधे बेटा कौन सी क्रिया करते हैं? हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। एंड मैंने आपको बताया भी था बेटा क्या कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? CO2, यानी कि CO2 कौन सी है? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर? और इसका उपयोग करते हैं वो पौधे का भोज्य पदार्थ, किसको? ग्लूकोज को बनाने में, यानी कि किसको? C6H12O6। तो पौधे जो होते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, और इस क्रिया में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पौधे का भोज्य पदार्थ बनाना है। ओके है, चलिए तो क्या बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन होगा? नहीं भाई, ऑक्सीजन को तो बेटा पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं उस दौरान ये ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। नियॉन, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है नियॉन का,
नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ठीक है, यानी कि बेटा आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इससे नेक्स्ट वाली क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो बेटा इससे नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी किसके बारे में, जल के